हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ मिताली कुमारी। आपका आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में 15 क्वेश्चंस कवर किए थे और आगे के क्वेश्चंस को हम आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यानी हमारा जो 16th क्वेश्चन है, वो है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे थे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि कारणों में से एक नहीं है, ना कि कौन सा कारण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक है, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 3, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए। ऑप्शन नंबर 4, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई बढ़ने लगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाहों और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। यह ऑप्शन गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही हैं, क्योंकि इन तीनों के कारण मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की समाप्ति हुई थी। बट ये जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, इसके वजह से नहीं हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासक के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा? उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई, बेरोजगारी या शोषण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। ये जो मध्यकालीन भारत में जो मंदिर थे, उनको किसके केंद्र के रूप में माना जाता था? ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक गतिविधियों। ऑप्शन नंबर 2, बड़े पैमानों पर विदेशी व्यापार। ऑप्शन नंबर 3, सूफी आंदोलन। या ऑप्शन नंबर 4, वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक गतिविधियों। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में माना जाता था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? 1, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर 3, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था। या फिर ऑप्शन नंबर 4, वह वहाँ एक महल बनवाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1, वे प्राय ताड़पत्रों पे लिखी हुई थी। ऑप्शन नंबर 2, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है। या ऑप्शन नंबर 3, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक गद्यांश पर आधारित है। तो इसके लिए हम सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों से कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है
अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है, ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति ऐसी है कि हमारे देश के नागरिक की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। तो अब हम इस गद्यांश को पढ़ने के बाद अब हम इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं? बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ऑप्शन नंबर 2, यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3, सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है। या ऑप्शन नंबर 4, विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किसके बारे में यहाँ दिया गया है कि बच्चे इसके संबंध में नहीं जोड़ पाते। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जाहिर है ऐसे में बच्चे जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबें में पढ़ता है उनके बीच में तालमेल नहीं बैठा पाता। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा जीवंत बना सकता है। अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत, कठिन अवधारणाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। या ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? 1, शिक्षिका किस्सों को और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। 2, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता के साथ योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। और ऑप्शन नंबर 4, शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? 1, सर्वेक्षण करने की प्रथा को। 2, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को। 3, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा को। या फिर 4, सैन्य अभियान को।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? आपको इन्हें देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा आरेख दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो आप बताइए, ऑप्शन नंबर ए 1, बी, ऑप्शन नंबर 2 है एफ, ऑप्शन नंबर एच 3 का एच, या ऑप्शन नंबर 4 का डी। अब आपको इनमें देखकर बताना है कि कौन सा दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम ऑप्शन नंबर सी पूर्व को दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर जी पश्चिम को, ऑप्शन नंबर ए उत्तर को, और ऑप्शन नंबर ई दक्षिण को। अब इसमें आपको देखना है कि दक्षिण और पूर्व दिशा को कौन दिखा रहा है, यानी कौन दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दक्षिण और पूर्व दिशा को दर्शा रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वन अथवा वनस्पति आवरणों के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 100 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? 1, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। या ऑप्शन नंबर 4, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में कौन सा सबसे उचित है? 1, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र से उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में उन्हें पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकीकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझने चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है। अब वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है और साथ ही साथ वह समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है, फिर बाद में उसे पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। यानी जो यात्राएं वो करवाती है उन्हें बच्चों को अपने आधार पर मतलब अपने थ्रू लिखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थी। अब आपको बताना है कि नील खेती की कौन सी 2 मुख्य प्रणालियां थी। तो इसका आंसर होगा नील खेती की 2 मुख्य प्रणाली थी, नीज और रेती खेती। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स।
अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसी के लिए आगे भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है आई एम प्रगति मिश्रा एंड टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रगति पथ टीचर्स। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी ले सकते हैं और हमारे चैनल से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।